हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो चुके हैं और उसका इम्पैक्ट अब बाज़ारों में हमें देखने को मिल रहा है। आज दुनिया भर के मार्केट्स रेड में रहे, हमारे मार्केट्स भी रेड में रहे और ऐसी खबरें हैं कि ये लड़ाई में और भी नए नए कंट्रीज शामिल होंगे। क्रूड पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। क्रूड वापस 100 से ऊपर चला गया है। तो आखिर इस सबका बाज़ारों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे कंपनीज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए इसको समझते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो कल इस्लामाबाद टॉक्स पूरी तरीके से फेल हो गई और दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को ब्लेम किया इसके लिए। और खबरें ऐसी हैं कि इज़राइल ने इस जो टॉक्स को हाईजैक किया और ऐसा सुनने में आया कि लगातार फ़ोन आ रहे थे जेडी वैंस को और इज़राइल नहीं चाहता था कि ये डिस्कशन सक्सेसफुल हो और उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। टॉक्स पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो गई, लेकिन अभी ये सीज फायर चल रहा है। अप्रैल 21 तक का हमारे पास टाइम है। तो 2 वीक की जो सीज फायर है वो अब फ्रेजाइल स्टेट पे पहुंच चुकी है और इसकी वजह है कि इस्लामाबाद टॉक्स 21 घंटे की जो कोशिश रही उसके बाद ये फेल हो गई है और यूएस ने भी अब हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। तो जहां पहले ईरान ब्लॉक किया हुआ था या कंट्रोल कर रहा था, तो उसके आसपास यूएस ने भी ब्लॉकेट कर दिया है। और जो लेबनान, जिसकी जो एक बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से ये टॉक्स फेल हुई, उसमें उसको अब एक वहाँ पर एक फ्रेश एस्केलेशन हमें देखने को मिल रहा है और ये सीज फायर से इसे बाहर अब कर दिया गया है। यानी कि सीज फायर चलेगा, लेकिन इज़राइल और लेबनान की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार चलता रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैराथन टॉक्स के बाद नो डील आया और यूएस वैंस और अमेरिकन टीम और ईरान के टीम्स वापस अपने देश में चले गए। ईरान ने भी रिजेक्ट कर दिया। न्यूक्लियर एनरिचमेंट इज़ द मेन डेडलॉक, जिसको ईरान नहीं छोड़ना चाहता है। ट्रंप ऑर्डर्ड अ फुल नेवल ब्लॉकेड और सेंटकॉम इज सीलिंग ईरानियन पोर्ट्स। तो अब ये है कि अब वहाँ से ईरान अगर अलाउ भी करे तो अमेरिका रोकेगा, तो तेल का संकट जो है आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। बट थैंकफुली 22 अप्रैल तक का सीज फायर अभी चल रहा है। ईरानियन रिटेलिएशन रिस्क फुल एस्केलेशन। तो अब देखना है कि क्या उससे पहले कोई कंट्री हरकत करता है और ये वापस से एस्केलेट होता है। स्ट्रेट शिपिंग एट लेस देन 10% ऑफ नॉर्मल माइंस स्टिल अनक्लियर्ड। तो माइंस वहाँ पर लगी हुई हैं, ट्रैफिक पूरी तरीके से ठप है, सिर्फ 10% वहाँ से ट्रैफिक जा रहा है और मोस्टली चाइना में क्रूड जा रहा है। पाकिस्तान कंटिन्यूज मेडिएशन, इजराइल लेबनान फ्रंट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सीज फायर। सीज फायर चल रहा है, लेकिन इन दोनों कंट्रीज़ की जो लड़ाई है वो भी चल रही है, उसे सीज फायर से बाहर कर दिया गया है। अब जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इसका इम्पैक्ट बाज़ारों में दिखना था, लेकिन थैंकफुली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। आज मार्केट्स ज़रूर 300 पॉइंट से ज़्यादा के गैप डाउन खुले, थोड़ी रिकवरी भी हमें देखने को मिली। उतनी बुरी सिचुएशन नहीं थी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 200 पॉइंट का निफ्टी में फॉल देखने को मिला, सेंसेक्स में भी 700 का फॉल देखने को मिला और देखिए वापस हम ब्रेंट क्रूड 100 से ऊपर चला गया है। 95 के आसपास चला गया था, काफ़ी उम्मीदें जाग रही थी, तो वापस अब 100 से ऊपर हम चले गए हैं। और देखना है सीज फायर से पहले क्या होता है और सीज फायर के एंड होने के बाद क्या होता है। क्रूड जो है उस पे उसका इम्पैक्ट हमें फिर देखने को मिलेगा। रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, वापस हम 93 से ऊपर हैं और जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, रुपया और कमज़ोर होगा आने वाले दिनों में। और कल के वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया कि अगर ये लड़ाई इसी तरीके से चलती है, क्रूड इसी तरीके से बढ़ता है और ये भी कमज़ोर होता है, तो हमारे पास कितना वक्त है।
हमारे पास सिर्फ 11 महीने बचे हैं। 11 महीने हमारे पास जितना ये फॉरेक्स रिजर्व है, हम 11 महीने ही काम चला सकते हैं। 2 4 5 6 महीने और हम खींच सकते हैं, लेकिन सिचुएशन अलार्मिंग लेवल पर पहुंच सकती है। इसके बारे में सरकार ने भी हमें जो है चिंता जताई है और एक पॉसिबिलिटी जताई है कि वैसे सिचुएशन आ सकती है। अब यहाँ पर जो फ्राइडे के दिन सीज़ फायर की खबर आई, मार्केट बहुत एक्साइटेड था, अच्छी रैली भी हमें देखने को मिली और काफ़ी बड़ा हमें गेन देखने को मिला। लेकिन अब जो है वापस से ऐसा लगता है कि वो गेन हम खोने जा रहे हैं। और फ्राइडे के दिन अब एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ क्या हुई कि एफआईज टर्न नेट बायर्स ऑन फ्राइडे। बहुत छोटी अमाउंट थी, लेकिन वो नेट बायर है फॉर द फर्स्ट टाइम इन मंथ्स। बट ये अगर आप फिगर देख रहे हैं तो अप्रैल के महीने में 50,000 करोड़ के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद टॉक से पहले उन्होंने अपनी कुछ पोजीशंस को, अपनी कुछ शॉर्ट्स को क्लोज किया है, ऐसा लगता है। और आज जो है वापस से मार्केट्स गिरने शुरू हो गए। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि जो मेन मुद्दा क्या है, 85% ऑफ क्रूड इंपोर्ट्स फ्लोज वाया हॉर्मूज। अब तो अमेरिका ने भी वहाँ पर ब्लॉकेट कर दिया, तो क्या होगा आगे? हमारे पास क्रूड क्या आएगा, कब तक रिजर्व होगा, ये चिंता की बात है। और करंट अकाउंट डेफिसिट पे ये लगातार प्रेशर करेगा, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा, आरबीआई की रेट कट्स की पॉसिबिलिटी भी कम होंगी। और ये जो बड़ा रिस्क है हमारे बैंक्स पर, बैंक्स के जो एमटीएम लॉसेज हैं, बॉन्ड जो होल्ड करते हैं, वो भी बड़ा रिस्क पैदा करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9,000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशन। यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, which could take hours। और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। BT Stock X-ray, upgrade your portfolio now because hope is not a strategy. अब आइए बात करते हैं 3 सिनेरियोस की। आने वाले टाइम पे क्या सिनेरियोस प्ले आउट हो सकती हैं और उसका बाजारों में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये वर्स्ट केस सिचुएशन है और मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन है, क्योंकि आज के दौर पर कोई ऐसी होप नहीं दिख रही है कि कोई ब्रेक थ्रू निकल जाएगा। तो वर्स्ट केस सिचुएशन क्या है? वर्स्ट केस सिचुएशन है कि लड़ाई चलती रहती है, एस्केलेशन हो जाता है और यूएस का जो ब्लॉकेड है वो भी एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे में क्रूड की प्रॉब्लम होगी और क्रूड में राइज आना है तो 115-120 जो हमने कुछ टाइम पहले देखा था वो वापस हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे में रुपया भी कमज़ोर होगा और हमें 22,500 के लेवल के आसपास के लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए। मार्केट्स वहाँ तक जाकर सेटल हो सकते हैं यहाँ से आने वाले दिनों में। और ये एक थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन है और इसमें अगर आप देखें तो ऐसा हो सकता है कि डिस्कशन वगैरह चल रहा है, कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं, मेडिएशन चल रहा है और क्रूड 100 के आसपास सस्टेन कर रहा है जैसे कि आज कर रहा है। आज भी अगर आप देखिए टॉक्स ब्रेकडाउन हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी क्रूड में बहुत ज़्यादा राइस नहीं देखने को मिली। तो वहीं पर सेटल अगर हो जाता है तो हम
23,500 के लेवल के आसपास निफ्टी को सेटल होते देख सकते हैं। और ये मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन है कि कुछ ब्रेक थ्रू निकल जाता है, कई न्यू प्लेयर्स आके मीडिएट करते हैं और कोई सोल्यूशन निकल जाता है, तो उस केस में क्रूड 80 to 90 पर आकर सेटल होता है। तो इस केस में हम 24,500 के लेवल के आसपास निफ्टी को जाता हुआ या सेटल होता हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रा एक इम्पैक्ट के एनालिसिस करते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, इसका ये जो Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं उस पर क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो कंपनीज है ऑयल और गैस के प्रोड्यूसर्स हैं, इनके एबिटा में राइज देखने को मिलेगा। 19.7% तक का राइज हमें देखने को मिल सकता है। MRPL, हालांकि ये रिफाइनरी है लेकिन इसको भी बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि जो ये प्रोसेस्ड क्रूड को बेचेंगे तो वो ज़्यादा दाम पे बेचेंगे, तो महंगा क्रूड खरीदेंगे लेकिन महंगा बेचेंगे, तो वो स्प्रेड बढ़ता हुआ हमें दिखेगा, तो इसको भी फ़ायदा हमें देखने को मिल सकता है। RIL जो है थोड़ा मिक्स बैग हमें देखने को मिलेगा, और जो OMCs कंपनीज़ हैं, डाउनस्ट्रीम कंपनीज़ हैं, उनको अच्छा खासा नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 महीने से क्रूड अप है और आगे भी हाई रहने की उम्मीद है। और यहाँ पर अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो किन सेक्टर्स को ज़्यादा नुकसान या फ़ायदा होगा, तो पेंट्स, चूँकि वो क्रूड के डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं, 55% ऑफ उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है, तो इनके ग्रॉस मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ेगा 2 से 3% का। टायर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, रबर, कार्बन, बैकअप, तो इनका भी एबिटा प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। एविएशन, अब एविएशन में जो है ATF विंडफॉल टैक्स लगा दिया 42 रुपीज़ पर लीटर प्लस फ्यूल, और इनका हम जानते हैं कि फ्यूल जो होता है, जो ATF वो यूज़ करता है प्लेन, वो 40 to 50% तक उसका टोटल कॉस्ट होता है। तो ऐसे में कैसे प्रॉफिटेबल रहेंगे, और इसीलिए इंडिगो ने आज नेगेटिव रिएक्शन दिया। केमिकल, प्लास्टिक, पैकेजिंग, फीड स्टॉक, ये सारे इम्पैक्टेड रहेंगे किसी न किसी तरीके से। और FMCG, इस पर भी इम्पैक्ट हमें नहीं भूलना चाहिए। एक तो कंजम्पशन ऑलरेडी प्रेशर में है, और साथ में क्रूड का भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमें दिखेगा। पैकेजिंग एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट अप, तो ये दुकान दुकान तक जो सामान पहुंचाया जाता है, हाई क्रूड होगा तो वो इम्पैक्ट होगा। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, बहुत चांसेस हैं, बड़े चांसेस हैं कि इलेक्शन के बाद पेट्रोल के प्राइसेस रिवाइज होंगे, तो ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इकॉनमी, जैसा कि आप जानते हैं 86% हम अपना क्रूड इंपोर्ट करते हैं, और $103 का मार्च का एवरेज है। अब ये बढ़ेगा, अब लड़ाई ख़त्म नहीं होती, अप्रैल में भी हमें 100-105 के आसपास का एवरेज देखने को मिल सकता है। रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है। RBI ने भी अपने रेट कट को पॉज कर दिया है, GDP गाइडेंस भी लोअर कर दिया है, और हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि $10 का अगर क्रूड राइज होता है तो 60 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.6% हमारे इन्फ्लेशन को वो हिट करता है। तो अर्निंग कॉल पे नज़र बनाए रखिए, ये आपको एक अर्ली इंडिकेशन देगा। इस क्वार्टर में जो हमें देखने को मिलेगा वो एक छोटा ट्रेलर होगा कि आने वाले 2 क्वार्टर्स में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो नज़र बनाए रखिए, इन सारे पैरामीटर्स पर हमें नज़र बनाए रखना है। अब आइए दोस्तों मार्केट की तरफ चलते हैं और पहले डेटा देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज हम 24,000 से नीचे आ गए, 23,842 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, 200 पॉइंट्स डाउन। और पिछले 3 दिनों में अगर आप देखिए तो हमने करीब 400 पॉइंट लूज़ किए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे आके अब अपनी हिम्मत खो रहा है और सस्टेन नहीं हो पा रहा है। अब अगर वोलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो वोलेटिलिटी में 2% का राइज हमें देखने को मिल रहा है कॉल IV में, और पुट IV में भी 3% का राइज देखने को मिला है। तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि फेयर बाज़ारों में वापस लौटता हुआ दिख रहा है, और विक्स में भी हमें 2% का राइज देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कॉल IV, पुट IV और विक्स तीनों में हमें राइज देखने को मिल रहा है। और पुट कॉल रेशियो थोड़ा सरप्राइजिंग था, ऐसा लगा था कि रिटेल वाले आज थोड़ा डरेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो निडर हो गए हैं, और इसमें भी हमें राइज देखने को मिला है। और अगर फ्यूचर्स मार्केट में देखें वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो वहाँ उसी तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। कोई वहाँ पे सेंटिमेंट पर इम्प्रूवमेंट नहीं है, और दिन पर दिन वो ख़राब
होती हुई जा रही है। मुझे लग रहा है कि ये जो FIIs हैं वहाँ पर हेवीली बेयरिश पोजीशंस बना रहे हैं। और पिछले 2-3 दिनों से देखिए मार्केट्स अप थे, लेकिन यहाँ पर कोई OI एडिशंस नहीं हुए, OI कट हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने शॉर्ट्स को कट कर रहे हैं, लेकिन फ्रेश लॉन्ग्स नहीं बन रहे थे। और आज जैसे ही बाजार गिरा, वापस से उनके पोजीशंस बनने लगी। नेक्स्ट मंथ में भी उन्होंने करीब 1100 पोजीशंस ऐड की हैं। बट अब प्रीमियम को देखिए, अभी एक्सपायरी इस महीने की दूर है, हम महीने के आधे लेवल पर आए हैं। ये ऑलमोस्ट जो है इसने सारा प्रीमियम लूज़ कर दिया है। तो जहाँ पर ये 100 के आसपास प्रीमियम होना चाहिए, आज सिर्फ 7 देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मंथ ये प्रीमियम, अगर मार्केट बुलिश होता तो ये प्रीमियम इस महीने में हमें देखने को मिलता। सो नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी कि ये जो व्यू है FII का और फ्यूचर्स मार्केट में खास करके, कि वो ऐसा लग रहा है कि लंबे टाइम तक बेरिशनेस की उम्मीद लगा रहे हैं। एक बार फिर हमें हाई टर्नओवर देखने को मिला, और ये लगातार जो है ये हाई टर्नओवर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि FIIs जो है अपनी पोजीशंस को काफ़ी ज़्यादा बेच रहे हैं। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी एज एक्सपेक्टेड काफ़ी बुरा रहा। लेकिन फ्राइडे के दिन हमने देखा कि FIIs बायर बने थे। और अगर आप उनकी इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशंस देखें, करीब 20,000 से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने क्लोज किए। सो ऐसा लग रहा था कि फ्राइडे के दिन तक उनको भी होप थी कि कुछ ना कुछ बाज़ारों में अच्छा हो जाएगा। और उन्होंने कैश मार्केट में भी हल्की फुल्की बाइंग की और फ्यूचर्स मार्केट में भी अच्छी खासी पोजीशंस को क्लोज की। लेकिन अभी भी ह्यूज शॉर्ट्स उनके बने हुए हैं, कोई वहाँ पर मेजर चेंज नहीं हुआ। ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो इनकी हाईएस्ट पोजीशन यहाँ पे थी, उससे काफ़ी कम हुई हैं। और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि कुछ जो ये 2000 पॉइंट की रैली देखी तो उन्होंने अपने कुछ पोजीशंस को कट किया होगा। लेकिन अब लग रहा है कि इस रैली में उन्होंने फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने शुरू किए हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या है, ऑप्शंस मार्केट में उतनी बेरिशनेस नहीं देखने को मिल रही है। फ्यूचर्स मार्केट में हमें अच्छी खासी बेरिशनेस देखने को मिल रही है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया कि अभी मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच पर फंसा हुआ है, 23,300, 24,400। इसी पे अभी टाइम स्पेंड करेगा जब तक कि सीज फायर के बारे में क्लैरिटी नहीं होती, वॉर के एस्केलेशन के बारे में क्लैरिटी नहीं होती। तो वो थोड़ा वेट एंड वॉच मोड पर है। इसलिए अगर आप मीडियम टर्म के ट्रेडर हैं तो इन दोनों लेवल को आपको यूज़ करना है। फ़िलहाल के लिए अगर मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करूं तो हम बात कर रहे थे 23,900, ये लेवल था हमारा। यानी इसके नीचे शॉर्ट, इसके नीचे जो है, इसके ऊपर जो है थोड़ा हमें कॉशियस रहना है और इसी को हमें एज अ स्टॉप लॉस यूज़ करना है। अब मैंने इस लेवल को थोड़ा सा रेज किया है। सो नाउ योर लेवल इज़ 23,965। तो आप अगर शॉर्ट्स होल्ड कर रहे हैं, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे ऊपर हमें नहीं रखना है, क्योंकि अभी थोड़ा मार्केट लिम्बो में है। मार्केट अब ये सोच रहा है कि कहाँ जाएगा, कितना पैनिक हम करें। इसीलिए आज आप देखेंगे कि मार्केट जो है अपने लोज को सस्टेन नहीं किया और ग्रीन पे भी नहीं आया। तो फेयर तो है, लेकिन कितना मार्केट फेयर हो इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन भी है। तो इसलिए बाज़ार थोड़ा अभी जो है कन्फ्यूजन में रहेंगे, लिम्बो में रहेंगे। तो थोड़ा हमें वेट करना है और अपने ट्रेडिंग के लिए इस लेवल को आप यूज़ कर सकते हैं जब तक सीज फायर को लेके या एस्केलेशन को लेके कोई बड़ी खबर नहीं आती है। मुझे लगता है बाज़ार इसी रेंज में फंसे रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।